नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कंपनीज़ के बारे में जानकारी भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँ आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। फिर भी इस कंपनी में कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो अभी तक आईडीएफसी बैंक एचडीएफसी बैंक से मतलब बहुत दूर पीछे है। जैसे सबसे पहले मार्केट कैप को देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक का जो मार्केट कैप है वो 8 लाख करोड़ के आसपास है। ओवरऑल मैं फिगर आउट के बारे में बात करूँ और एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप है करीबन 12.5 लाख करोड़ के आसपास। तो इतनी बड़ी डिफरेंस है यहाँ पे। साथ ही साथ दोनों में अंतर देखिए, कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो एचडीएफसी बैंक का पीबी रेशियो बहुत कम है और आईसीआईसीआई बैंक का पीबी रेशियो बहुत हाई है। यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशराइज है। डिविडेंड के मामले में एचडीएफसी बैंक का डिविडेंड 1.19% है और आईसीआईसीआई बैंक का 0.85% के आसपास है। मतलब डिविडेंड भी अच्छा खासा एचडीएफसी बैंक दे रहा है। तो कंपनी का देखिए सेल्स का ग्रोथ, एचडीएफसी बैंक ने 59% का ग्रोथ किया क्वार्टरली और आईसीआईसीआई बैंक ने सिर्फ 20% का क्वार्टरली ग्रोथ किया। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अराउंड 3 गुना डिफरेंस है। और प्रॉफिट ग्रोथ में आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक से 10% का ही प्रॉफिट किया, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक 33% का प्रॉफिट ग्रोथ किया। तो दोनों में अंतर देखिए कितने ज़्यादा अंतर है। और कर्जे के मामले में तो डेब्ट तो एचडीएफसी बैंक ज़्यादा लिया, आईसीआईसीआई बैंक कम लिया। तो सारे पॉइंट्स में एचडीएफसी बैंक ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर एचडीएफसी बैंक बेस्ट है, आईसीआईसीआई बैंक बेकार है। तो इसके लिए बता दूं, आपको सिर्फ ये डेटा से आपको कंपेयर नहीं करना है कि आईडीएफसी बैंक सॉरी एचडीएफसी बैंक अच्छा है, आईसीआईसीआई बैंक बेकार है। क्योंकि दोनों बैंक की जो ग्रोथ है वो सेम टू सेम लेवल में हो रहा है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, 90-20 इस तरीके से कुछ हालत हो सकते हैं। बाकी आईसीआईसीआई बैंक का जो ग्रोथ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। कंपनी देखिए इस बार भी हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया, मतलब हाईएस्टली रेवेन्यू जनरेट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किए, एक्सपेंस पेमेंट किए और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 11,000 से 12,400 करोड़ तक बना, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी इसके ऊपर एक चीज को आप नोटिस करेंगे, कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट टिल 2 मंथ में कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ किया, वो भी 27% के आसपास। उसी तरीके से सेम टू सेम अगर मैं कंपनी के मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो टिल 2 मंथ में कंपनी 22% का ग्रोथ किया। मतलब यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे रिप्रेजेंट देखने को मिले। तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिले, जो प्रेजेंस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए, पोटेंशियल होने के लिए काफ़ी है। बाकी अ, मतलब स्टॉक प्राइस जो सीएजर के जो स्टॉक प्राइस है, मतलब सीएजर के हिसाब से कंपनी जो रिटर्न दिया, 1 साल में कंपनी 24% का रिटर्न दिया, 3 साल में 20% का, 5 साल में 24% का, 10 साल में 15% का। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो क्वेश्चन यही यहाँ पे ये है, क्या कोई फिर से फ्रेश कोई रिटर्न मिलने का चांसेस है, क्या फ्रेश कोई एंट्री मिलने का चांसेस है? चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं टेक्निकली इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इसके ऊपर देखिए, पहले जब एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, उस पैटर्न जब क्रिएट हुआ था तब कुछ इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ था और वो भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर एक कप बने और एक दो बार यहाँ पे हैंडल बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट किया, बार बार रिटेस्ट किया, उसके बाद फाइनली ऊपर गया और फाइनली यहाँ पे टारगेट को भी अचीव किए। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री भी बने और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को भी वो अचीव अचीव किया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जो डेटा अपडेट यहाँ पे देखने को मिले, वो डेटा अपडेट कंपनी को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बने। अभी सिचुएशन के हिसाब से क्या फिर से कोई फ्रेश सिचुएशन बने जा रहा है? अगर मैं चार्ट को देखूँ तो फिलहाल के लिए कोई भी ऐसे कोई पैटर्न्स देखने को नहीं मिला, जो पैटर्न्स कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पैटर्न जब तक ना बने तब तक किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप आईडीएफसी देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.0, आप देखेंगे 80% ऑफ डिपॉजिट्स रिटेल नाउ। मतलब
रिटेल सेगमेंट में 80% का डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है टू टच 6 लाख करोड़ इन 5 years। मतलब इनके जो चेयरमैन है उन्होंने खुद कहा, इनका जो सीईओ है, इनका जो एमडी है, उन्होंने खुद कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अराउंड 6 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे टच किया है खुद के ग्रोथ को, और वो भी लास्ट 5 year में। और डिपॉजिट का जो परसेंटेज है वो 80% है। देखिए डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि मैं एक डेटा में आपको दिखा, देखिए इस कंपनी का जो कासा रेशियो है वो 47% के आसपास है। मतलब डिपॉजिट से जो पैसा आ रहा है वो मेरे हिसाब से बेस्ट पैसा आ रहा है, और वो भी कहाँ से आ रहा है, कासा रेशियो से, मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से। तो ये दोनों जगह पे बहुत स्ट्रांगली कंपनी के पेजेंस है, क्योंकि कासा रेशियो से अगर ज़्यादा पैसा है तो बैंक के लिए सबसे सस्ती इंटरेस्ट मतलब सबसे सस्ता इंटरेस्ट से उसको पैसा मिला है। उस पैसे को वो दूसरों लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट से लोन दे सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कासा रेशियो, और एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे बैंक्स है उसका कासा रेशियो घटते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग अभी सेविंग अकाउंट में पैसा कम रख रहे, मतलब बहुत कम, पहले जितना लोग रखते थे आज बहुत कम पैसा रखा जा रहा है। क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन इसीलिए बने क्योंकि लोगों को इन्वेस्टमेंट का पावर, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ और भी कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर निवेश करने के कारण इस तरीके से हालत बना है। तो क्या आईडीएफसी बैंक का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए आईडीएफसी बैंक का मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो अगर मैं चीज़ों को समझूँ तो आप रेशियो देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी का देखिए आरओई जो है, रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है, वो बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ। एक टाइम नेगेटिव में था 17%, आज कितना है 10% पॉजिटिव। एक अच्छा खासा ग्रोथ तो यहाँ पे दिखा। उसके साथ साथ रिटर्न ऑफ एसेट भी देखिए नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव बन चुके हैं। अभी एनपीए के बारे में बात करूँ तो 0.94 के आसपास एनपीए था। अब उसके उसके बाद कंपनी 1.86% के एनपीए बन चुके थे। आज 0.60 के आसपास है, मतलब एनपीए कई हद तक कम हुआ है, जो कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी कराने के लिए काफ़ी है। बाकी दूसरी बात और भी देखेंगे, मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के सीआर परसेंटेज, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, मतलब बैंक के पास कितने पैसा होना चाहिए था, कितना पैसा है। देखिए आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 11% से ज़्यादा बैंक के पास पैसा होना चाहिए, यहाँ पे कितना है 16%। एक पॉजिटिव माना जाता है, मगर कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कंपनी का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कुछ पॉइंट्स जो है, जो पॉइंट्स कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रुकावट का तो माहौल जारी कर रहा है। तो अभी चलो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देख लेते हैं। टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए पहले ही एक बिग क्रैश हो चुके हैं, और वो ही इसी सब कारण के वजह से। और कंपनी देखिए धीरे धीरे करके जिस तरीके से नीचे आया, कंपनी के स्ट्रांगली जो सपोर्ट लेवल है वो 68 रुपीज़ के आसपास है। ये जो लेवल है, ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि इसी लेवल को कंपनी ब्रेक करके ही ऊपर गया था। और ये लेवल कौन सा है आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी के ऊपर पैटर्न्स क्या बना था, पहले पैटर्न बना एक कप, उसके बाद क्या बना, एक हैंडल पैटर्न बना, और हैंडल पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक बार रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाता तो एक अच्छा खासा जर्नी होता। तो अभी तक एक बार भी रिटेस्ट नहीं किया, तो शायद इसीलिए वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेयर इस जगह पे एंट्री नहीं ले पाए, तो एक बार वो एंट्री जरूर लेगा, क्योंकि कंपनी में दम है। दम है तो उसके ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी एडिंग किया जाएगा। आप खुद ही देख सकते हैं जिस तरीके से रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस लेवल को रिटेस्ट करे उसके बाद बाउंस बैक करे तो सोचना एक बड़ा धमाका होने के लिए तैयार है। अगर बड़ा धमाका होगा तो एंट्री लेवल से अपर लेवल तक देखूँ तो 70% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। तो मेरे व्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं पहले से ही इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड। इसको हम लोग आरबीएनएल नाम से जानते हैं। देखिए रेलवे सेक्टर के ऊपर थोड़ा-सा अभी भी प्रेशराइज़ ज़्यादा है, क्योंकि उसके पीछे मेनली रीज़न है कि जिस तरीके से आशा किया जा रहा था कि कंपनी इस बार भी रिज़ल्ट अच्छा करेगा, मगर रेवेन्यूज़ में बहुत बड़ा घाटा देखने को मिला। घाटा मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। 5,400 से 4,000, 6,700 से 4,000, मतलब बहुत बड़ा झटका यहाँ पे दोनों तरीके से मिला। और एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 348 से लेकर 176 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट 334 करोड़ से 218 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो मेरे हिसाब से एक ज़्यादा नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ तो हो रहा था। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा-सा रुकावट देखने को मिला। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका था
कि कंपनी का जो सेल्स का एंड प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो बुरी तरीके से पिटाई हो चुके हैं। लास्ट 12 मंथ में कंपनी का सेल्स नेगेटिव में चला गया और प्रॉफिट न 2% के आसपास ग्रोथ हुआ। नेगेटिव में चला गया का मतलब क्या है? नेगेटिव का चला गया का मतलब है कंपनी 3% के आसपास यहाँ पे नेगेटिव सेल्स डाउन किया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो इस सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसके बेसिस में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है कंपनी में रिकवरी होने में, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी भागते चले जा रहे थे, उसके बाद यहाँ पे एक रेंज भी बने, 2 बाइंग कैंडल का रेंज 36% बने। तो इस दोनों बाइंग कैंडल कैंडल का जो रेंज है, तो जब इस नीचे लेवल को टच करेगा, तो मैं यहाँ पे ज़रूर कुछ एंट्री लेने वाला हूँ और मेरा हाई लेवल तक यहाँ पे टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से रेंज के ऊपर मैं बहुत बार टेल ले चुका हूँ। आप इस तरीके से रेंज के ऊपर टेल लेना चाहते हैं, तो एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ, नहीं तो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना होगा, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो बेसिकली एक तंबाकू प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द 10:1 का मतलब 10:1 का मतलब क्या है? आपको हर एक के बदले 10 शेयर कंपनी देने जा रहा है, वो भी बोनस के हिसाब से। और कंपनी ये कब देने वाला है? कंपनी सितंबर मंथ में इस डेटा को आपको आपके साथ शेयर करने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।